यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, साइंस से कुछ भी अगर रिलेटेड होता है तो सीधा सीधा उसका एक ही मतलब निकल के आता है, एक ही मीनिंग सिंपल सी निकल के आती है कि हमारे सराउंडिंग में है क्या। उसको देखना, उसके बारे में एनालाइज करना, उसके बारे में जानना। साइंस साइंटिया और सिंटिया की मीनिंग होती है जानना। सिंटिया की मीनिंग होती है जानना। किसी चीज़ के बारे में कोई भी प्रेक्षण या एक्सपेरिमेंट के थ्रू या डिबेट के थ्रू या किसी चीज़ के भी बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। ठीक, अब साइंस के बाद उसके आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है कि साइंस में क्या क्या चीज़ें हम किस चीज़ किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। हमने कहा कि जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं उसके बारे में भी इसको जान सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक सारी चीज़ों से नहीं है, हमें बस किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है और वो टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स भौतिकी। अब जैसे साइंस को लैटिन वर्ड सिंटिया से जनरेट किया गया, वैसे फिजिक्स भी एक लैटिन वर्ड ही जिसे कहते हैं फ्यूसिस। फ्यूसिस फ्यूसिस का ही हिंदी अर्थ होता है भौतिकी। अब अगर इसको डिफिनेशन के थ्रू या डिफाइन करना चाहें तो डिफिनेशन भी जान सकते हैं, डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से ही। टू नो अबाउट a thing is science। किसी चीज़ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। अब वो जानकारी आपकी थोड़ी सी हो सकती है, दैट मीन्स एक पार्टिकल की या फिर किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की, दैट मीन्स जैसे अर्थ आपका पिंड हो गया, इस टाइप का कुछ। और दूसरा टॉपिक आपका फिजिक्स। इसके बारे में अगर कह सकते हैं तो डिफिनेशन के थ्रू हम कहेंगे फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with nature and
नेचुरल फेनोमेनन्स। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं या प्रकृति के जो नियम हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इस प्रकृति के नियम को ही आधार मानकर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए, कुछ ऐसे साइंटिस्ट में सारे के सारे फेमस साइंटिस्ट थे, जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का नाम। आर्किमिडीज, इनका कुछ अपना प्रिंसिपल था। न्यूटन का नाम, इनका अपना कुछ प्रिंसिपल था। गैलीलियो, इनका अपना कुछ प्रिंसिपल था। अब देखें, जैसे नाम तो पता चल गया, लेकिन हमने कहा इनका कुछ प्रिंसिपल था। अब इनका एक्चुअल प्रिंसिपल क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। इनका प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी मीन्स जिसे ही हम सिंपली कहते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसके थ्रू हमने क्या पढ़ा था? व्हेन वी डिप अ टिनी ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, जब हम किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को किसी द्रव में डुबाते हैं तो जो टिनी पार्टिकल आपने डुबाया उसका वेट और उसकी वजह से जो लिक्विड रिमूव हुआ उसका वेट बराबर होता है। या हम कहें सिंपल सी भाषा में समझा जाए, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है, अब वो वस्तु सॉलिड ही होनी चाहिए, लिक्विड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड अगर हुई तो दोनों मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट या वस्तु जो होनी चाहिए सॉलिड ही होनी चाहिए। तो सिंपली जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है पूर्ण या आंशिक रूप से, तो वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। सेकेंड, सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। इनका सबसे फेमस लॉ था लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी इन्हीं का था। तो सारी चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगले साइंटिस्ट की जो हमने चर्चा की, आपसे डिस्कस किया, वो थे गैलीलियो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सबसे लास्ट लॉ, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, उसी को आपने नॉमिनेट किया था लॉ ऑफ इनर्शिया से। और वो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? गैलीलियो ने। लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद ये सारे लॉज और भी सारे हैं, वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा भी, क्योंकि इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है आगे आपको, फर्दर जहाँ भी चलेंगे आगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डिस्कस तो कर रहे हैं नेचर के बारे में, और ये सारे के सारे लॉ कहीं ना कहीं नेचर से ही आए हैं। नेचर को ही आइडिया मान के ये सारे के सारे डेराइव किए गए हैं, सारे के सारे इनिशिएट किए गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब प्रकृति को ही इन्होंने आधार मान के बहुत सारे नियम दिए, जो हमारी लाइफ को बहुत ही सिंपल और इंजॉयबल बना रहे हैं। सीधा सीधा मतलब। अगले टॉपिक की बात करें तो सबसे ज़रूरी
किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए या उसको फाइनल लेवल तक ले जाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही मस्ट है। पहला एनर्जी और दूसरा फोर्स। किसी भी चीज़ को अगर मैकेनिकली करना है, फिजिकली करना है, तो ये दो चीज़ें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला एनर्जी और दूसरा फोर्स। हम आपके टॉपिक पे चले, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, तो यहाँ पे हमें एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, एनर्जी को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। एनर्जी से हमारा कोई मतलब विशेष नहीं। लेकिन दूसरा टॉपिक जो आपका है फोर्स, इसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। फोर्स एक्चुअल में होता क्या है? फोर्स इज द फिजिकल रीजन which is able to make a change। कहें तो force is a physical reason which is able to make a change। बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी चीज में परिवर्तन कर सकता है या कर देता है। ठीक, हमें यहाँ पे इसी फोर्स को ही आगे थोड़ा ले जाना है। आपने बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स, लेकिन उन सारी चीज़ों से हट के थोड़ा सा हमें और आगे चलना है। इस नेचर में कौन कौन से फोर्स हैं, क्योंकि फिजिक्स पर पहले टॉपिक में पढ़ लिए फिजिक्स का मतलब प्रकृति, तो हमें जो कुछ भी आज डिस्कस करना है इस प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है। और आपके इस चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, जैसा हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं शुरू से ही कि हमको जो कुछ भी देखना है नेचर के बारे में देखना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक भी लास्ट में एडिशनली ऐड कर रहा है नेचर। तो इस नेचर को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक किनारे बैठा के रखना है कि हमें इस टॉपिक में इस यूनिट में जो कुछ भी डिस्कस करना है इस नेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो पिछली कक्षाओं में हम जो भी पिछली क्लासेस में जो भी पढ़े हैं वो कौन से फोर्स हैं, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं। यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है वो कौन सा है, नेचर में कौन कौन से फोर्स हैं। तो फंडामेंटली नेचर में जो फोर्स हैं वो एक पढ़े ही आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब चारों के बारे में अगर इंडिविजुअली डिस्कस किया जाए तो सबसे पहला टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछली क्लासेस में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल सी मीनिंग है, इसके लिए आपके पास दो हैवी ऑब्जेक्ट का होना
मस्ट है। और दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे मास के नहीं होने चाहिए। इन केस फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट हैविंग मास m2, तो इस केस में आपका या तो m1 ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1। दोनों मासेस आपके बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों मास बराबर होते हैं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। नाम से ही क्लियर है कि अगर दोनों चीज़ें क्लासीफाई करके हम दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग रख रहे हैं, एक रखेंगे तो m और m2 में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा क्लास 9th में चले जाइए, वहाँ पे सीधा सीधा एक सिंपल सा एग्जांपल रखा गया है, दोनों मासेस को आप बराबर करके देख लीजिए, तो क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। चलिए सेकेंड टॉपिक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जब चर्चा की जाएगी तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, सिंपल इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिज्म। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जाएगी आप तुरंत समझ जाइए इसका कहीं ना कहीं करंट से इसका रिलेशन है। इस करंट के केस में या इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे ही जाएंगे तो आप सबसे पहले आपको चला जाना पड़ेगा कहाँ पे, कूलॉम्स लॉ पे। और कूलाम का लॉ ये कहता है, या मैथमेटिकली कूलाम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए आपके पास दो चार्जेस का होना जरूरी है, Q1 एंड Q2। जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ में देखा दोनों मासेस अलग अलग होने चाहिए, सेम एज कूलाम्स लॉ के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी दो अलग अलग चार्जेस का होना जरूरी है। सेम उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो फोर्स जनरेट होता है वो इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। दोनों चार्जेस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। चार्ज जैसे ही बढ़ते जाएंगे फोर्स की वैल्यू वैसे ही बढ़ती जाएगी, और चार्ज जैसे आप रिड्यूस करते जाएंगे फोर्स की भी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले तो ये चीज़ कि काम कहाँ करता है, न्यूक्लियस मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के नाभिक के अंदर। कंस्ट्रक्शन में आपने 9th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में शायद, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन।
तो नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है, जो उसको बाइंड करके रखता है, उसको बांध करके रखता है, वही फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर रेडियस की बात की जाए तो इसकी रेडियस बहुत ही कम होती है। रेंज क्या होती है रेडियस की? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, या इसकी माइक्रोमीटर में होती है रेडियस, लेकिन माइक्रोमीटर का आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत ही डीपली चला जाएगा। तो हमारी जो सिंपल स्केल होती है उसको उसी में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर में ही, ठीक। और चौथा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही छोटी रेडियस में काम करता है, सेम उसी का जस्ट अपोजिट वीक न्यूक्लियर फोर्स छोटी रेडियस में ही काम करेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत ही कम। ये काम कहाँ करता है? आपने पढ़ा होगा रेडिएशन के बारे में, या जानते होंगे थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में, जहाँ पे अल्फा डीके या बीटा डीके या गामा डीके होता है, ये सीधा सीधा वहीं से रिलेटेड होता है, बीटा डीके से अल्फा डीके से। जहाँ पे किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल डीके होता है, वहीं पे होता है कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक होने की वजह से ही ये डीके होता है, उसका क्षरण होता है या उसका खात्मा होता है। आपके इस यूनिट के मीन्स पहले यूनिट के पहले चैप्टर में इतने ही जरूरी टॉपिक्स है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। थैंक्स।